गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर वो क्या है? क्रॉन्स डिजीज। क्या है नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है जीआईटी के अंदर होने वाली, वो कौन सी होती है? क्रॉन्स डिजीज। ये जीआईटी में कहीं भी हो सकती है। एक ऐसी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, एक ऐसा संक्रमण है जो जीआईटी में कहीं पे भी हो सकता है। कैसे? यह इंटेस्टाइन ट्रैक्ट की एक ऐसी इन्फ्लामेटरी संक्रमित बीमारी है जो जीआईटी के ट्रैक्ट में कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकती है। क्या? जीआईटी में कहीं पे भी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो सबसे एंड पार्ट होता है जीआईटी का, वहीं सबसे ज्यादा पाई जाती है। समझ में आ रहा है? वैसे तो ये जीआईटी के किसी भी पार्ट में देखने को मिल सकती है, पर जो सबसे ज्यादा संभावना होती है इस बीमारी की, वो कहाँ देखने को मिलती है? टर्मिनल इलियम का मतलब होता है एंड पार्ट। क्या? एंड पार्ट ऑफ जीआईटी। जीआईटी का जो एंड पार्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा संभावना होती है किसकी? क्रॉन्स डिजीज की। इसे रीजनल का मतलब होता है एक जगह के अंदर क्या हो जाना? इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन होना। एक पर्टिकुलर जगह पे। रीजनल का मतलब क्या होता है? ऐसा क्षेत्र या ऐसा प्लेस या ऐसी जगह। तो एक रीजनल एंट्राइटिस भी कहते हैं, मतलब एक जगह के अंदर क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन हो गया है। किसको बोलते हैं? क्रॉन्स डिजीज को। जीआईटी के किसी भी भाग में देखने को मिल सकती है, बट जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक संभावना होती है वो कहाँ होती है? एंड पार्ट में। और इसी को आप क्या बोलते हो? रीजनल। क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह के थ्रू होगी ये। जैसे मान लो इलियम में हो गई है, जेजुनम में हो गई है, ड्यूडेनम में हो गई है, कोई सी कॉलन में हो गई है, तो एक पर्टिकुलर जगह का वहां पे उसको हम नाम दे देंगे। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रीजनल एंट्राइटिस भी बोल सकते हैं। समझ में आया? ये क्या होती है? क्रॉन्स डिजीज। अगर इस क्रॉन्स डिजीज के बारे में अगर इस क्रॉन्स डिजीज के बारे में अगर इसके हम लोग लक्षण देखेंगे तो ये डायरिया भी करवा देता है। क्या? अगर इसके लक्षणों की बात करेंगे तो ये क्या करवाता है? डायरिया। और जो स्टूल होगा उस डायरिया के साथ में क्या आएगा? ब्लड आएगा। अरे खूनी दस्त, जो दस्त हो रहे हैं उन दस्त के साथ में क्या निकलता है? खून निकलता है, ब्लड आता है, उसको बोलते हैं ब्लडी डायरिया। समझ में आ रहा है? दस्त के साथ में ब्लड आना, ये किसकी बीमारी में, कौन सी बीमारी में होता है? क्रॉन्स डिजीज के अंदर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। जब उसको डायरिया तो होगा ही होगा, साथ में क्या आएगा? ब्लड भी है वो ज्यादा निकलेगा। नेक्स्ट वन, उसको क्या होगा? बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन। अरे उसको मरोड़े बहुत ज्यादा आएंगे। एब्डोमिनल पेन है वो बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। जितने ज्यादा मरोड़े आएंगे स्टूल भी उतना ही जाएगा, स्टूल जाएगा उसके साथ में ब्लड भी आएगा। समझ में आ रहा है? ये क्या होती है? क्रॉन्स डिजीज। क्या होते हैं इसके कोई कुछ लक्षण हो जाते हैं। कौन कौन से? डायरिया के साथ में ब्लड आता है, एब्डोमिनल पेन इतना ज्यादा होता है, इतने भयंकर उसको क्या होते हैं? पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उसके एब्डोमन में, मरोड़े आते हैं, और वो उसको क्या करते हैं? पेन कंडीशन ज्यादा बना देते हैं। यहाँ पे भी वही भूख कम लगती है, वजन कम हो गया है, सारी चीजें वही चीज, वो बाकी जो सिम्टम्स आ रहे थे बस कुछ एक दो ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग अलग अलग कर देते हैं, बाकी सारे लक्षण वही आने वाले हैं। समझ में आ रहा है? डायरिया के साथ ब्लड आएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, भूख कम लगेगी, वजन कम हो जाएगा, फीवर भी आ जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, एनोरेक्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी बाकी सारी बीमारियों के अंदर। तो वो सारे लक्षण जो बाकी जीआईटी के बीमारियों में या आ रहे थे, वही लक्षण किसके अंदर आएंगे? क्रॉन्स डिजीज के अंदर।
इज दैट क्लियर? ये क्या हो गए, इसके लक्षण हो गए। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट वही होता है जो हम आगे वाली बीमारी में पढ़ेंगे। अरे वही उसका डायग्नोसिस, वही उसका मैनेजमेंट, क्योंकि क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों एक जैसी बीमारी है। क्या है? दोनों ही कॉलन की बीमारी है और दोनों का एक जैसे ही लक्षण आते हैं, एक जैसा ही डायग्नोसिस होता है और एक जैसा ही क्या होता है, इनका मैनेजमेंट होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो इस अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होता है, ये कॉलन की और रेक्टम की बीमारी होती है जिसके अंदर बार बार रिकरेंट मतलब बार बार क्या होता है, अल्सर बनते हैं, घाव बन जाते हैं और संक्रमण हो जाता है। उसी को आप क्या बोलते हो? अल्सरेटिव कोलाइटिस। अरे कॉलन के अंदर क्या हो जाना, अल्सर के साथ में इन्फ्लामेशन हो जाना, घाव बन गए हैं, छाले पड़ गए हैं, उनके साथ में अगर इन्फ्लामेशन हो गया उसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। आइटिस लग गया मतलब इन्फ्लामेशन और अल्सर है तो मतलब अल्सर भी बने, तो अल्सर भी बन गए और साथ में इन्फ्लामेशन भी हो गया, उस बीमारी को आप क्या बोलते हो? अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर इस अल्सरेटिव कोलाइटिस के दौरान जो इन्फ्लामेशन होता है, अल्सरेशन होता है, एडिम सूजन आ जाती है, वॉल है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, थिकनिंग मतलब उनकी साइज बढ़ जाती है। आज ऐसे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जब अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, अल्सर बन जाएंगे, घाव बन जाएंगे, वहां का एरिया सूज जाएगा, मोटा हो जाएगा, ऐसे आपको चेंज वहां देखने को मिलेंगे। इडिमा के कारण जो कॉलन की परत है वो क्या हो जाएंगी, नाजुक हो जाएंगी और हल्की सी चोट लगेगी तो वहां ब्लीडिंग उत्पन्न कर देंगी। तो जैसे ही थोड़ी बहुत चोट लगी, ब्लीडिंग हुई तो जैसे स्टूल निकलेगा, स्टूल के साथ में क्या होगा, ब्लड आएगा। समझ में आ रहा है? अल्सरेशन और इन्फ्लामेशन की शुरुआत पहले रेक्टम से होती है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ते हुए ऊपर की ओर जाएगी। भाई रेक्टम तो लास्ट पोर्शन है, आगे कहाँ जाएगा? तो जब रेक्टम में इन्फ्लामेशन होगा धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ कहाँ चला जाएगा, सिग्मोइड कॉलन में, असेंडिंग कॉलन में, इन सबको क्या कर देगा, ये प्रभावित कर देगा। पहले क्या हुआ भाई, रेक्टम में इन्फ्लामेशन हुआ था, रेक्टम से बढ़ता हुआ डिसेंडिंग कॉलन, फिर असेंडिंग कॉलन, ऐसे ऐसे करते हुए पूरी की पूरी कॉलन को ये क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। कौन? अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो इन्फ्लामेशन संक्रमण हो रहा है कहाँ पे, रेक्टम में, एनल एरिया में, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। समझ में ही आप लोगों को ये चीज कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है। इसके भी वही लक्षण है, गंभीर दस्त होते हैं, दस्त के साथ में खून निकलता है, भूख कम लगती है, पेट दर्द ज्यादा होता है, बुखार हो जाती है, वजन कम हो जाता है, ये सारे भी इसके लक्षण हैं। अगर यहाँ हम क्या करें, इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज आती है, सबसे पहले आप उसको क्या देते हो। अगर यहाँ हम इसके किसके मैनेजमेंट की बात करें, अल्सरेटिव कोलाइटिस के, अल्सरेटिव कोलाइटिस के मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या देते हैं उसको, पहले तो देते हैं एंटीबायोटिक। क्या दी जाती है उसको, एंटीबायोटिक दी जाती है, जिसमें बोलते हैं ना एम्पीसिलिन। ये एम्पीसिलिन हम लोग उसको देंगे। एनाल्जेसिक देंगे दर्द को कम करने के लिए। समझ में आ रहा है? डायरिया हो रहा है तो डायरिया को कम करने के लिए हम लोग उसको दवाई देंगे, एंटी डायरियल ड्रग देंगे। एक बात समझ में, जो भी डायरिया या दस्त हो रहे हैं उनको कम करने वाली हम लोग उसको दवाई देंगे। फ्लूइड ज्यादा देंगे उसको, भाई लिक्विड डाइट है वो ज्यादा देंगे ताकि क्या करे, बैलेंस या संतुलन बना के रख पाए। समझ में आया? ये सारी चीजें हम उसको क्या कहते हैं,
खाने के लिए, पीने के लिए, दवाई के रूप में उसको दी जाती है। किसको? उस पेशेंट को जिसको क्या हो रखा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज हो रखी है। समझ में आया? दूसरा वही आगे हम लोग और कौन कौन सी दे सकते हैं उसको, वही एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉक, एस्ट्रो रिसेप्टर भी दे सकते हैं। अरे वो बाकी सारी आगे एंटासिड्स वगैरह, ओमिप्राजोल वगैरह, एस्ट्रो रिसेप्टर्स वगैरह, वो सारी दवाइयां भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। समझ में आया? इन सारी चीजों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज को ठीक कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? स्पाज्म आ रहे हैं तो एंटी स्पाज्मोडिक दे दो भाई। जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ रहे हैं, तो अगर आप एंटी स्पाज्मोडिक दोगे तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी रुक जाएंगे, तो दर्द भी आपको नहीं होने देगा। बाकी हम एनाल्जेसिक तो दे ही रहे हैं उसको। तो ये सारी चीजें क्या करती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज को ठीक करने का काम करते हैं, क्योंकि लक्षण इनके एक ही जैसे ही हैं। वहां पे भी दस्त और डायरिया हो रहा था तो खून निकल रहा था, यहाँ पे भी कोलन फूल गई है तो जरा सा भी चोट लगेगी तो खून है वो ऑटोमेटिकली डायरिया के साथ निकलना, स्टूल के साथ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज के अंदर। अगर यहाँ हम नेक्स्ट वन की बात करेंगे तो नेक्स्ट वन जो सिचुएशन आती है वो कौन सी आती है, हेमरॉइड्स। अरे हेमरॉइड्स के अंदर आपने नाम तो सुना ही होगा, बवासीर। बवासीर नाम नहीं सुनते हो क्या आप लोग? बवासीर का नाम नहीं सुना? हेमरॉइड, अरे वो पाइल्स हो गया, पाइल्स का तो नाम सुना ही होगा, हेमरॉइड का भी नाम सुना होगा। ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है, जो अपना एनल कैनाल होता है, एनल रेक्टल रीजन, उसके अंदर क्या होता है, जो भी ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है, टोटर्स हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और उसी को आप क्या बोलते हो, हेमरॉइड। अरे वो बाहर निकल जाती है, फूल जाती है। जो भी ब्लड वेसल्स कहाँ पे हो, एनोरेक्टल रीजन में डायलेटेड और टोटरस वेरिकोस वेन की उपस्थिति क्या कहलाती है, हेमरॉइड्स कहलाते हैं। इसे पाइल्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये कई बार तो इतना खतरनाक हो जाता है, इसको बोलते हैं खूनी बवासीर। क्या? खूनी बवासीर। जैसे जैसे वो स्टूल पास आउट करने जाएगा, उसको हर स्टूल के साथ में क्या होगा, ब्लड आएगा। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं खूनी बवासीर। ये जो होता है ये 3 प्रकार का हो सकता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, और एक होता है प्रोलैप्स्ड। अच्छा, एक्सटर्नल हेमरॉइड का मीन्स क्या होता है? एक्सटर्नल हेमरॉइड वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर क्या हो जाता है, जो हेमरॉइड और जो ये पाइल्स बने हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इज दैट क्लियर? अरे अगर बात की जाए हेमरॉइड्स की, जो डायलेटेड और टोटरस वेन होती है, किसकी? एनोरेक्टल रीजन की, वो क्या होती है, अगर बाहर निकल जाए तो उसको आप क्या बोलते हो, एक्सटर्नल हेमरॉइड बोला जाता है। इज दैट क्लियर? एक्सटर्नल हेमरॉइड आप किसको बोलते हैं, वो सिचुएशन जिसके अंदर एनोरेक्टल रीजन में जो प्रेजेंट होती है, कौन? ब्लड वेसल्स, जिसमें मोस्टली वेन होती है, अगर वो वेन बाहर निकल जाए तो उसी को आप क्या बोलते हो, हेमरॉइड्स बोलते हो। वो भी कौन सा? एक्सटर्नल हेमरॉइड। अगर यहाँ हम लोग नेक्स्ट वन की बात करें, कौन सा? इंटरनल हेमरॉइड। इंटरनल हेमरॉइड वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, हेमरॉइड जो बनेगा वो प्रेजेंट तो रहेगा बट बाहर नहीं निकलेगा। अरे जो एनल कैनाल है उसके अंदर वेन फूल तो गई है बट वो बाहर नहीं निकली है। जो हेमरॉइड पाइल्स बना है वो एनल कैनाल के अंदर ही है, बाहर की तरफ नहीं निकल पाया है,
वो बोलते हैं किसको, इंटरनल हेमरोइड। एक्सटर्नल हेमरोइड के अंदर अगर देखा जाए ये अपनी एनल केनाल होती है, ठीक है। अगर इस एनल केनाल से हेमरोइड ऐसे बाहर आ गया तो उसको तो एक्सटर्नल बोलेंगे, या फिर हेमरोइड कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो ये इंटरनल हो गया और ये एक्सटर्नल हो गया। समझ में आ रहा है। दूसरा होता है प्रोलैप्स्ड। प्रोलैप्स्ड का मतलब होता है जो अंदर की तरफ हेमरोइड्स बना था वो क्या हो गया, बाहर की तरफ उल्टा हो गया है। अरे कई बार तो क्या होता है, एनल केनाल बाहर से फुली हुई रहती है, कई बार अंदर से फुली हुई रहती है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जो अंदर फुली हुई, जो अंदर एनल केनाल थी वो अंदर से क्या आ गई है, बाहर आ गई है, उसको बोलते हैं प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड। भाई कंडीशन अगर आप देखो सीधी सी बात है, ये क्या है, अपनी एनल केनाल हो गई। अगर इस एनल केनाल ये बाहर से फूली हुई है तब तो ये एक्सटर्नल है, और अगर अंदर से फूल गई, अंदर हेमरॉइड्स हो गए तो ये इंटरनल हो गई। बट अगर ये दोनों ही सिचुएशन नहीं है और ये एनल केनाल ऐसी बनी हुई है, अब अगर ये एनल केनाल अंदर से बाहर निकल गई है, जो अंदर वाली एनल केनाल थी अगर वो बाहर लटक गई है, बाहर आ गई है, उल्टी हो गई है वो बाहर की तरफ, उसी को बोलते हैं प्रोलैप्स्ड। तो अगर एनल केनाल अंदर से बाहर आके फूलने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड्स। इज दैट क्लियर। प्रोलैप्स्ड का मतलब क्या होता है, एनल केनाल का क्या आ जाना, बाहर आ जाना, उसी को आप बोलते हो प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड। एक होता है एनल केनाल बाहर से क्या हो गई, फूल गई, एक होता है अंदर से फूल गई, और एक होता है एनल केनाल जो अंदर थी वो और क्या आ गई है, बाहर आ गई है। समझ में आ रहा है। अगर एनल केनाल बाहर आ गई है उसको बोलते हैं प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड। इज दैट क्लियर। अगर यहाँ हम इनके जिनके बारे में जोखिम कारक या जो कॉजेज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो जो पहला क्या होता है, जिसको जितनी ज्यादा कब्जी रहती है, कब्जी लगेगी तो पर्सन जैसे स्टूल पास आउट करने जाएगा मॉर्निंग में, वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा जबरदस्त। जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, स्टूल क्या है, हार्ड है एकदम से, प्रेशर लगेगा तो प्रेशर के साथ में क्या होगी, एनल कैनाल बाहर आ जाएगी। समझ में आ जाएगा। और बाहर आई उसी को आप क्या बोलते हो, हेमरॉइड बोलते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार तो प्रेशर लगने की वजह से अंदर हेमरॉइड बन जाते हैं, कई बार बाहर के आ जाते हैं, और कई बार इतना प्रेशर लगता है कि जो अंदर वाली एनल कैनाल थी अब वो क्या हो गई है, बाहर प्रोलैप्स्ड हो गई है। अरे प्रोलैप्स सिचुएशन नहीं देखी है क्या आपने। मान लो ये क्या है, एनल कैनाल है, अंदर की तरफ थी, अब ये अंदर से क्या हो गई, बाहर के देखोगे तो अब ये अंदर से अगर ये ऐसी वाली पोजीशन हो गई है एनल कैनाल की, उसको आप क्या बोलते हो, प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड। समझ में आ रहा। अगर यहाँ पे सूजन है, बाहर कुछ नहीं है, यहाँ सूजन हो रखी है तो वो एक्सटर्नल हो गया, अंदर सूजन है तो वो इंटरनल हो गया। बट जो अंदर वाला पोर्शन वो उल्टा हो गया बाहर की तरफ। भाई जो अब अगर अंदर से जो स्किन रेड दिखाई दे रही है, बाहर तो भाई स्किन अपनी स्किन है, अंदर तो म्यूकोजा वगैरह वो है, अगर वो ऐसे उल्टे हो गए हैं बाहर की तरफ, ऐसे घूम गए हैं ऐसे, उसको बोलते हैं प्रोलैप्स्ड। वो किसकी वजह से होता है, जितनी ज्यादा कब्जी रहेगी उसकी वजह से, डायरिया होगा उसकी वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, इन सब की वजह से। और डेफिकेशन के दौरान जब अधिक प्रेशर लगाते हैं, जोर लगाते हैं, उस दौरान अगर आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हो, लंबे समय तक बैठे रहते हो, और अगर बार बार रेक्टल का या एनल का संक्रमण हो रहा है, ये सारी चीजें क्या कोज करती है, हेमरॉइड। सबसे ज्यादा जो कोज होगा वो किसकी वजह से होगा, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। और गर्भावस्था में कॉन्स्टिपेशन
कारण बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मोटापे में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टूल बाहर नहीं निकल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? जोर लगाना पड़ेगा। अब जोर लगाओगे तो जोर के लगाने की वजह से अंदर वाला मटेरियल बाहर आ जाएगा और प्रोलेप्स जो ऐसी थी वो अब उल्टी हो जाएगी। क्या? एनल कैनाल। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें क्या करवाती है? हेमरॉइड्स करवाती है। अगर इनके अंदर हम इसका मैनेजमेंट देखेंगे तो मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या करना है? पहले तो कब्जी को ठीक करना पड़ेगा। कब्जी को ठीक करने के लिए पर्सन को बोलेंगे फाइबर डाइट ले, फ्लूइड ज्यादा ले, पानी जितना हो, और स्टूल को सॉफ्ट करने वाली दवाइयां ले, जिसमें क्या होता है? ड्यूकोसेट सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट उसको दी जाती हैं। क्या? रोगी को बोलेंगे फाइबर डाइट ले, बहुत ज्यादा हाई फाइबर, जिसकी वजह से स्टूल है वो आसानी से बाहर निकल सकता है। कॉन्स्टिपेशन को होने से बचाएंगी। कौन? ये। पानी जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ही ज्यादा स्टूल को सॉफ्ट करेगा। और अगर स्टूल सॉफ्टनर हम लोग लेंगे जिसमें डाइकोसेट सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट, ये ऐसी दवाइयां हैं जो क्या करते हैं? कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में सहायता करती है। देन अगर पेन और इचिंग ज्यादा हो रही है, खुजली हो रही है, पेन ज्यादा हो रहा है, तो उसको रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक देते हैं, एनेस्थेटिक देते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड दिया जाता है। और जहां ये हेमरॉइड बना है वहां हम लोग कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं। अरे ठंडे पानी से, बर्फ वगैरह उनसे क्या किया जाता है? सेक किया जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया क्या होगा? सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो वापस दर्द सिचुएशन कम होगी, सूजन कम होगी और वो नॉर्मल सिचुएशन में जा सकता है। इज दैट क्लियर? क्या क्या कर सकते हैं? अगर पेन और इचिंग हो रही है तो उनको कम करने के लिए एनाल्जेसिक देंगे और एनेस्थेटिक देंगे, और टॉपिकल उस पर्टिकुलर जगह पे अप्लाई करने वाली स्टेरॉइड भी हम उसको देंगे। साथ में एनल एरिया पे हम लोग बर्फ का सेक करेंगे, जिसकी वजह से वो एरिया सिकुड़ेगा, दर्द भी कम होगा, सूजन भी कम होगी और वो नॉर्मल स्थिति में भी जाने की कोशिश कर पाएगा। सपोजिटरी का यूज करते हैं हम लोग। सपोजिटरी में क्या होती है? एक इनिमा, मतलब एक ट्यूब आती है, उस ट्यूब के आगे की तरफ एक पोर्शन लगा रहता है, जिसको हम लोग एनल कैनाल में इंट्रोड्यूस करके वो ऑइंटमेंट डाल सकते हैं, जिसकी वजह से स्टूल है वो क्या आ सकता है? आराम से पास आउट हो सकता है और दर्द भी क्या होगा? कम होगा। समझ में आया आप लोगों को? ऐसी एक ट्यूब होती है जिसके आगे ऐसा एक पोर्शन लगा रहता है नुकीला सा, उसके द्वारा हम उसको एनल एरिया में इंट्रोड्यूस करेंगे उस एरिया को, और पीछे से जो दवाई है हम उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से वो दवाई एनल एरिया में जाएगी और वहां का एरिया थोड़ा सॉफ्ट भी करेगी और स्टूल भी सही पास आउट करवाएगी और दर्द भी नहीं होने देगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो जेल ही होता है, जब वो जेल जाएगा अंदर तो वहाँ एरिया क्या कर देगा? एकदम से फिसलन वाला एरिया कर देगा, ताकि स्टूल है वो आराम से पास आउट हो जाए। ये स्लैश में जो म्यूकस सिक्रेशन होता है उसको बढ़ाकर क्या करवाएगा? क्योंकि वहां पे एक चिकना पदार्थ जैसे ही जाएगा तो वहां पे घर्षण नहीं होगा, तो वहां पे ब्लड भी नहीं निकलेगा और पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है वो बढ़ेंगे तो स्टूल है वो बाहर आ जाएगा। ये क्या हो गया? इसका मैनेजमेंट। पहले तो कब्जी को दूर करने के लिए उसको फाइबर डाइट, ज्यादा पानी पिलाओ और ऐसी दवाई दो जो क्या करे? कॉन्स्टिपेशन को खत्म करे। पेन हो रहा है, इचिंग हो रही, तो ऐसी दवाई दो जो दर्द को भी कम करे और खुजली भी ना होने दे। ऐसे सपोजिटरीज यूज किए जाते हैं कि जैसे ही वो एनल कैनाल में जाएंगे तो जब स्टूल पास आउट होता है तो जब वो दर्द सिचुएशन वहां पे आएंगे तो वो दर्द सिचुएशन को भी कम करेगा और संकुचन बढ़ाएगा। ऐसे देख रहे ना, कर्मानुपंचन या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाएगा तो स्टूल क्या हो जाएगा? सॉफ्ट होगा, लिक्विड हो जाएगा थोड़ा, और लिक्विड हार्ड नहीं रहेगा, उतना लिक्विड रहेगा
तो जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उस टाइम पे घर्षण नहीं करवाएगा, कहाँ पे, एनल कैनाल में, जिसकी वजह से ब्लड है वो नहीं आ सकेगा। वरना जैसे ही घर्षण होगा, घर्षण होने की वजह से क्या होगा, उस स्टूल के साथ में ब्लड भी आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये सारा हम लोग क्या करते हैं, हेमरॉइड्स के अंदर मैनेजमेंट करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? बाकी अगर इसके बावजूद भी ये ठीक नहीं हो पा रहा है तो हम एक ही चीज करते हैं, क्या, सर्जरी। क्या की जाती है इसकी, सर्जरी की जाती है। और सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं, लेजर हेमरॉइडेक्टोमी। क्या करते हैं, हेमरॉइडेक्टोमी। भाई क्या किया जाता है, जो हेमरॉइड बना है उस हेमरॉइड को सर्जरी के द्वारा, लेजर के द्वारा हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया, हेमरॉइडेक्टोमी या हेमरॉइड का सर्जिकल मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? क्या हो गया, जो एनल एरिया बाहर आ रखा है या जहां पे हेमरॉइड बने हुए हैं उनको सर्जरी के द्वारा क्या करना, ठीक करना। इज दैट क्लियर? मोस्ट ऑफ आजकल लेजर सर्जरी को ही उपयोग में लेते हैं। समझ में आया? चीर फाड़ कम हो जाती है, डायरेक्ट रेडिएशन के द्वारा उनको क्या कर दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है। बट इसके होने के चांसेस है वो वापस उतने ही बने रहते हैं, फिर भी वो हो सकता है। इसलिए डाइट प्लान के द्वारा आप क्या कर सकते हो, हेमरॉइड की सिचुएशन से छुटकारा ले सकते हो। मैं नहीं कहती कि वो 100% आपको रिजल्ट देंगे, बट अगर आप ऐसी डाइट यूज करोगे जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी, समझ में आ रहा है, स्टूल को हार्ड नहीं होने देगी, आप आराम से आसानी से स्टूल पास आउट कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको क्या करवा सकती है, हेमरॉइड से बचा सकती हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सारा आज हमने क्या पढ़ा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जितने भी डिसऑर्डर्स थे उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई थिंक आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, सारी बीमारियां थी, वो आपको समझ में आई होंगी। घर पे बैठ के पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे तो और अच्छे से समझ पाओगे, हर एक चीज को आप आराम से देख सकते हो। क्लास लेके जब आप उसका नोट्स बनाते हो तो वो चीज आपके माइंड में ज्यादा क्या करती है, आपको समझाने की कोशिश करती है, आपको याद रहती है। बट अगर ऐसे ही पढ़ लिया, सुन लिया, वो आपको समझ में नहीं आने वाली है। पहले सुनो, समझो, फिर उसके नोट्स प्रिपेयर करो, देन उसके बाद में वापस उसका रिवीजन करो, आपको हर एक चीज विथ क्लैरिफिकेशन समझ में आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ये सारा हमने किसके अंदर पढ़ लिया, जीआईटी के अंदर। बाकी जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, सारे जानते हो कि भाई क्या क्या चीजें होती है, क्या नहीं होती है, ये सिंपल वर्ड्स होते हैं, तो ये सारे भी इसी में इंक्लूड होते हैं। ये आज हमारा सिस्टम यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बाकी की क्लास में हम लोग फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट सिस्टम के बारे में, नेक्स्ट बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।